हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज अपन 10th क्लास के साइंस के 100 यानी 100 MCQ करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। और इस फर्स्ट क्लास में अपन 20 ही MCQ यानी 20 ही MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें। अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगाइएगा सर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस आपके सामने है: वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 प्रोडक्ट यानी 2 अभिकर्मक मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, देन उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया है वो एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही अभिकर्मक होता है और वो 2 अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है, वो होता है वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया है वो यानी एक को विस्थापित कर देती है, उसके स्थान से हटा देती है, वो होती है विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उसमें दो जो अभिकर्मक होते हैं उनका स्थान क्या होता है? चेंज होता है, तो वो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन लगाइएगा सर। सेकंड क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की जो अभिक्रिया है उससे मिलकर उससे बना है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO3। ठीक है, अब इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया, ये आपको बताना है। संयोजन अभिक्रिया है या फिर अपघटन अभिक्रिया है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया को हम अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया होगी इसमें। अपघटन अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इट्स ओके। तो अपघटन अभिक्रिया यानी बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था भी यहाँ पे क्या है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही अभिकर्मक है, वो क्या है 2 अलग अलग प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो यहाँ पे आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जो सी ऑप्शन है ना वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दें कमेंट सेक्शन में। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब अभिक्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या फिर हम इसे कमी भी बोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? जब कोई अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है अपचयन, उपचयन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे उसे, अपचयन अभिक्रिया। और इसका ही ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है। इसमें तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी और इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो वो तो हो जाएगा उपचयन और जिसमें कमी हो वो हो जाएगा अपचयन। तो इसमें ए नंबर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। क्वेश्चन है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसे हम क्या बोलेंगे? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा अम्ल, क्षारक, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है भी, जो नीले को क्या करेगा? लाल। और एक होता है लाल को, एक इसका अपोजिट होता है, लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा
जो नीले को लाल करेगा तो वो तो हो जाएगा अम्ल, वो तो क्या होगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और जो लाल को नीला करेगा वो क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। अब यहां पे याद कैसे रखेंगे, इससे एक ही अक्षर को उठाओ नी को, ठीक है, और यहां से एक अक्षर को उठाओ, क्या बनेगा, लाल। तो ये एक रंग का नाम बन गया, नीला एक क्या है, रंग का नाम बन गया। जहां पे रंग का नाम बने वहां तो हो जाएगा अमल। अब यहां पे देखो लानी बन रहा है, लानी, इससे एक अक्षर उठाया और इससे एक अक्षर उठाया तो यहां से लानी बन रहा है। तो ये जिसमें रंग का नाम न बने वो तो क्षारक हो जाएगा, और जिसमें रंग का नाम बन जाए वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अब अम्ल है वो स्वाद में खट्टा होता है भी, ठीक है, याद रखना, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और ये कड़वा होता है, और ये OH नेगेटिव आयन देता है और ये H पॉजिटिव आयन देता है जलीय विलयन में। इट्स ओके। तो यहां पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच में P सूचक है, यहाँ पे P स्मॉल है और H कैपिटल है भी, ठीक है ना। पीएच में पीएच स्केल नहीं होता क्या, उसमें P सूचक होता है स्केल का, पुषांश का, या फिर शून्य का, या फिर आयन का। तो पीएच स्केल में जो P सूचक होता है वो पुषांश का होता है भी, ठीक है, किसका होगा, पुषांश का होगा। और पुषांश है वो एक जर्मन शब्द है, और इससे इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है, इसका अर्थ क्या होगा, शक्ति होगा, और ये क्या है, जर्मन शब्द है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले भी पीएच स्केल कब बनाया गया था, तो 1923 में बनाया गया था। वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो डेनिस बायोकेमिस्ट है, वो वैज्ञानिक का नाम है, 1923 में बनाया गया था। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 7 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जल्दी से आंसर भी दीजिएगा, और जैसे ही हाफ क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में आपको एक बढ़िया सी शायरी भी सुनाई जाएगी। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें ताकि सभी दोस्त जुड़ जाए भी, ठीक है ना, जल्दी से शेयर कीजिएगा। है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शंस आपके सामने है, 7 या फिर 7 से ऊपर होता है, या फिर 6.5 या फिर 5.6 से कम। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5.6 से कम, ठीक है, 5.6 से कम, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भैया, पीएच का जो फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले भी पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपका राइट आंसर होगा पोटेंशियल हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर, 8 नंबर क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक, बी नंबर लैक्टिक, सी है टार्ट्रिक, और डी है ऑक्सेलिक। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा भाई सिट्रिक अम्ल है वो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। देन उसके बाद में लैक्टिक अम्ल है वो होगा आपका दही में, लैक्टिक अम्ल है वो दही में हो जाएगा। देन उसके बाद में ऑक्सेलिक अम्ल, डी नंबर ऑप्शन है वो ऑक्सेलिक अम्ल, वो टमाटर, वो किस में होगा, टमाटर में होगा। तो बच गया एक टार्ट्रिक अम्ल, तो वो हो जाएगा इमली में। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक किसका मिश्रण होता है। साधारण नमक है वो किसका मिश्रण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर सोडियम क्लोराइड का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या लिखते हैं, NaOH, जो कि 1 नंबर ऑप्शन पर है। और आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH की ट्वाइस के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि सी नंबर ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा। इट्स ओके। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला लिखना है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा। ये अपनी जो 100 यानी 100 क्वेश्चनों की सीरीज चली है, इन 100 क्वेश्चनों को रट के चले जाना, आपके 30 नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर है वो आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में 20, सेकंड क्लास में 20, फिर थर्ड क्लास में 20 और फोर्थ में 20 और फाइव्थ में 20, यानी 5 क्लासें लगेगी, प्रत्येक में अपने 20 क्वेश्चन करेंगे भी। ठीक है, डेली आपको क्लास लेनी है। ये 100 क्वेश्चन आप रट के चले जाना। साइंस के 30 नंबर है वो आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे। इट्स ओके। अब आप देखिएगा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी, बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला बताना है क्या होगा। तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन है CaOCl2। 1 नंबर ऑप्शन देखिएगा ये किसका है, CaOCl2 1 नंबर ऑप्शन है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, CaOCl2 आपका राइट आंसर होगा विरंजक चूर्ण का। ये किसका होगा भैया, विरंजक चूर्ण का। ये विरंजक चूर्ण का होगा। नंबर 2 पे है NaHCO3, जिसे हम क्या बोलेंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि इसका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। ये किसका होगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा। और पूछा क्या है, बेकिंग सोडा का ही पूछा है, तो बी नंबर ऑप्शन NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सी नंबर जो ऑप्शन है Na2CO3 10H2O। ये देखिएगा Na2CO3 10H2O, ये धावन सोडा का फॉर्मूला होता है भी। और जो डी नंबर ऑप्शन है CaSO4 2H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और जिप्सम को अपन क्या करते हैं, 373 डिग्री केल्विन पर अगर इसको गर्म करते हैं तो ये क्या है, अपने डेड यानी 1 से ही 1/2 जल के अणु है वो त्याग देता है। और ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 half H2O, जिसे हेमीहाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सर 11 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। आपका हाफ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया अभी, आपके हाफ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर दो भी, आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक बढ़िया सी शायरी भी सुनाएंगे आपको फिर। ठीक है, चलिएगा। सुना है तेरे मोहल्ले में बरसात बहुत होती है, कि सुना है तेरे मोहल्ले में बरसात बहुत होती है, सुबह से लेके पूरी रात होती है। अरे हमें भी मिला दो उससे, हम भी देखना चाहते हैं। अरे हमें भी मिला दो उससे, हम भी देखना चाहते हैं कि हर शाम उसकी मुलाकात कैसे होती है। ठीक है भाई, दिल खुश हो गया ना। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा एंटासिड, यानी सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एंटासिड औषधि का उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा सर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भी, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है और इस गुण को हम क्या कहा जाता है, इस गुण को क्या कहा जाता है। नंबर ए ऑप्शन है वो है आघात वर्धनीयता, नंबर 2 है तन्यता, नंबर 3 है धात्विक चमक और नंबर 4 है ध्वनिक। तो यहाँ पे देखिएगा आघात वर्धनीयता होती है, उसमें तो पतली चादर बनाई जाती है जो सोना और चांदी होती है। सबसे ज्यादा सोना और चांदी में होता है ये। ठीक है, जिसमें पतली पतली चादरें बनाई जाती है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं। तन्यता में क्या है, पतले तार बनाए जाते हैं। ठीक है, पतले पतले तार बनाए जाते हैं उसको खींच करके। और ये गुण भी, तन्यता का गुण भी क्या है, सोना और चांदी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और बताया जाता है भी 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इट्स ओके। उसके बाद में आती है धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होती है, तो
धातुओं में एक प्रकार की चमक पाई जाती है, ठीक है, आकर्षित करने की एक चमक पाई जाती है, उसी चमक को हम क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। और उसके बाद में ध्वानिक, ध्वानिक क्या होता है, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है ध्वानिक। तो ध्वानिक है वो अगर कोई धातु है वो किसी भी कठोर पदार्थ के टकराती है तो उसमें आवाज उत्पन्न होती है, और उस आवाज उत्पन्न होने के गुण को ही हम क्या बोलेंगे, ध्वानिक बोलेंगे। इट्स ओके, क्लियरली समझ में आ गया ना। 12 नंबर क्वेश्चन, बी नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा तन्यता, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है, कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। ऑप्शन आयोडीन, लेड, चांदी, कॉपर। लेड को हम शीशा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर होगा शीशा, बी नंबर ऑप्शन, यानी शीशा है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि विद्युत की कुचालक होती है, बैड कंडक्टर बोलते हैं जिसके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी अधातु पूछा है मैंने आपकी बात, कौन सी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है आपका आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर होगा अधातु पूछा है तो ब्रोमीन, ए ऑप्शन, ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में। यहां पे अब मैं बात कर लेता हूं आयोडीन की। आयोडीन है वो एक अपवाद है भी, ठीक है ना। आयोडीन क्या है, एक अधातु है और जिसमें क्या है, चमक पाई जाती है। चमक है वो धातुओं में ही पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती। लेकिन आयोडीन इसमें एक अपवाद है, आयोडीन है वो अधातु होते हुए भी क्या है, इसमें चमक पाई जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप। इट्स ओके। ऊष्मा की कुचालक, अगर आपसे पूछ ले भी ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है, ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी होती है, तो आपका राइट आंसर होगा मरकरी और शीशा। मरकरी और शीशा है वो ऊष्मा की कुचालक होती है भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 15 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा सर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा क्लास को भैया, क्लास को लाइक कर दे स्टूडेंट, जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी क्लास को देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ये आपको बताना है। लिथियम, सोडियम, मरकरी, मरकरी को हम पारा बोलते हैं, ठीक है, और पोटेशियम। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा सी, पारा यानी मरकरी। पारा है वो क्या है, द्रव, यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जो बच गया यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है। ये क्या है, ऐसी धातुएं हैं, इतनी मुलायम होती है जिसे हम क्या है, चाकू से आसानी से काट सकते हैं भी, लिथियम को, पोटेशियम को और सोडियम को, ठीक है। सोडियम को हम केरोसिन तेल में भिगोकर रखते हैं, नहीं तो ये क्या है, हवा के संपर्क में आते ही क्या है, ये आग पकड़ लेता है। अगर आपसे पूछ ले भी किसको, यानी सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इट्स ओके। 15 नंबर क्वेश्चन में मरकरी आपका राइट आंसर होगा भी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन लगाओ सर। 16 नंबर क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। धातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो हीलियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन यानी सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं, प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसे हम HNO3 बोलते हैं, HNO3 बोलते हैं, ठीक है। इसका आपको रेशियो बताना है, किस रेशियो में मिलाया जाता है, 1:3 या फिर 2:1 या फिर 4:1 या फिर 3:1। तो आपका राइट आंसर होगा 3:1 में मिलाया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 भाग है वो HCl के होंगे और 1 भाग है वो HNO3 का होगा, तब जाकर के क्या बनेगा, एक्वारेजिया बनेगा। और इसका उपयोग है वो गोल्ड और प्लेटिनम जो धातुएं होती है उसको गलाने में किया जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम, प्लेटिनम को PT से रिप्रेजेंट या फिर डिनोट किया जाता है भी, ठीक है।
इनको गलाने के लिए एक्वा का उपयोग किया जाता है और ये दोनों मिलकर के इतना पावरफुल हो जाते हैं भी ये जो सोना है और प्लेटिनम है उसको गला सकते हैं। अकेला HCl या फिर अकेला HNO3 नहीं गला सकता। इट्स ओके, मिलकर के ये काम करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेंट लगाकर या फिर ग्रीज लगाकर या फिर जिंक की परत चढ़ाकर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जिंक की परत चढ़ा करके हम क्या है लोहे के फ्राइंग पैन को बचा सकते हैं। सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा सर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों भाई? कारण क्या है इसका? ऑप्शन देखिएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। तो एक नंबर जो ऑप्शन है भी टिन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील होना, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को कहा जाता है? ऐशक, खनिज, एनोड पंख या फिर जंग। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा खनिज बोला जाता है, यानी बी जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को हम खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास थी, इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अगला पार्ट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दे रखा है मैंने, वहां से जाकर के क्लास को फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।